का तमाम ये कंबोज माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 की खास पेशकश मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह आज भी आपसे जेब से जुड़े हुए, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए तमाम खबरों के बारे में न सिर्फ बताएंगे बल्कि उनका विश्लेषण भी करेंगे। और हर रोज की तरह हमारे साथ मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये बताते हैं आपको कि आज हम किन खबरों पर बातचीत करने वाले हैं, नजर डालते हैं ऑन द शो के ऊपर। ऑन द शो में सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि क्या आखिर में अब कपड़े भी महंगे हो जाएंगे। जी हाँ, कपड़ों की महंगाई क्यों सता सकती है आपको, क्या कुछ अपडेट है, पूरी डिटेल में चर्चा होगी। क्रिप्टो पर सरकारें क्यों ले रही हैं यूटर्न और इस यूटर्न के पीछे वजह क्या है और क्या स्थिति बन रही है क्रिप्टो को लेकर के, डिटेल में होगी चर्चा। और सोने की क्या ऊंची रहेंगी कीमतें, सोने की महंगाई क्या अभी बनी रहेगी, क्या सोने में ही निवेश करना इस समय सबसे बेहतर है, डिटेल में करेंगे बातचीत। टाटा की हुई है बड़ी जीत, क्या है पूरी खबर जानेंगे थोड़ी देर में। फिर चोरी हो गई है हमारी निजी जानकारी, कौन सी निजी जानकारी है, किस जगह से ये आंकड़े चोरी हुए हैं, ये करेंगे हम विस्तार पूर्वक चर्चा। और क्या कच्चा तेल तोड़ेगा सारे रिकॉर्ड। जी हाँ, कच्चे तेल की महंगाई क्या फिर परेशान करने वाली है, ये बड़ी खबर होगी, तो इस पर हम विस्तार पूर्वक अभी चर्चा करते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं एक काफ़ी महत्वपूर्ण खबर के साथ। बीमा बेचते समय अब बीमा इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वे पॉलिसी की ज़रूरी बातों को सरल शब्दों में ग्राहकों तक पहुँचाएँ। बीमा कंपनियों को किसी पॉलिसी के बुनियादी पहलुओं जैसे कि बीमित राशि और पॉलिसी में कवर किए गए खर्चों के साथ दावे के बारे में 1 जनवरी से एक निर्धारित प्रारूप में पॉलिसी धारक को जानकारी मुहैया करानी होगी। इधर सरकार की तरफ से प्याज के निर्यात पर सख्ती के बावजूद इसकी रिटेल कीमतों में लगातार तेजी जारी है। उपभोक्ता विभाग के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में प्याज का औसत रिटेल भाव 78 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। सरकार ने जिस दिन प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त लगाई थी उस दिन भाव 75 रुपये था। सरकार की सख्ती के बाद भी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और संभावना ये है कि नवंबर के दूसरे पखवाड़े में नए प्याज की सप्लाई के बढ़ने के बाद ही कीमतें काबू में आएंगी। सर, प्याज की नीति में आखिर में ये चूक हुई कहाँ और लगातार सरकार काबू क्यों नहीं कर पाई? ये पहला हाल फिलहाल के वर्षों में मौका है जब हम अनियन के प्राइस को प्याज के प्राइस में इतना तेज वेरिएशन देख रहे हैं। 3 महीने के भीतर प्याज की प्राइस एक बार ऊपर गई, फिर उसके बाद उसमें तेज गिरावट आई और वापस प्याज 100 रुपये पर केजी के आसपास के हिस्से में पहुंच रहा है। और ये प्याज की मांग और आपूर्ति को ना समझ पाने की या उसमें सही ढंग से उसको मैनेज ना करने की का असर दिखता है। आपको याद होगा हम मनी सेंट्रल के कार्यक्रम में बताते रहे कि प्याज की मंडियों में हड़तालें हुई, निर्यातकों ने किसानों ने प्याज बेचना बंद कर दिया। एक दौर में प्याज की तेज़ी थी 2 महीने पहले, फिर उसके बाद प्याज फेंकने लगे किसान क्योंकि प्याज की कीमतें एकदम तेज़ी से टूट गई थी और उन्हें निर्यात रोक दिया गया था। फिर उसके बाद ऑक्शंस बंद हो गए, अब वापस ऑक्शंस शुरू हुए। लेकिन अभी भी समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है। भारत में अनियन की जितनी मांग है उतनी फसल इस बार नहीं है। और जैसा हम कल से आपको लगातार बता रहे हैं कि ख़राब मानसून का असर, खरीफ की फसल की कमज़ोरी का असर केवल अनाजों पर नहीं सब्जियों पर भी दिखाई दे रहा है। नवंबर से शायद अगर नई फसल आना शुरू हो तब प्याज की कीमतों में थोड़ी कमी दिखाई देगी, लेकिन अभी 1 महीने तक प्याज की महंगाई, अनियन की महंगाई रहेगी। और ये महंगाई हमको महंगाई के आंकड़े में भी, जो खुदरा महंगाई का आंकड़ा आएगा अगले महीने, उसमें भी इसका असर दिखाई देगा। और प्याज के साथ साथ जो है देश में कपास का उत्पादन घटने की वजह से इस साल भारत कपास का नेट आयातक देश बन सकता है। कपास उद्योग के संगठन कॉटन एसोसिएशन के मुताबिक अक्टूबर से शुरू हुए फसल वर्ष 2023-24 के दौरान देश में 22 लाख गांठ कपास आयात का अनुमान है, जबकि निर्यात घट करके 14 लाख टन रह सकता है। यानी निर्यात के मुकाबले आयात ज़्यादा होगा। कॉटन एसोसिएशन के मुताबिक इस साल देश में कपास के उत्पादन में करीब 24 लाख गांठ की कमी आ सकती है और कुल उत्पादन 295 लाख गांठ होने का अनुमान जताया जा रहा है। सर, अभी क्या कपास और महंगा होगा और अब आयात तक की नौबत आ रही है? कपास की कीमतें पूरे 2 साल से ऊंची बनी हुई हैं। और कल हमने आपको आंकड़ों में बताया था कि भारत में कॉटन का इस बार उत्पादन, जो सरकार का आंकड़ा आया हमारे पास, उस हिसाब से उसमें करीब 10 से 11% की कमी होने की संभावना है। अब भारत के लिए पूरे कॉटन सेक्टर में एक नए तरीके की चुनौती शुरू हो रही है। चुनौती यह है कि भारत को इस साल कॉटन का इम्पोर्ट करना पड़ेगा और नेट इम्पोर्ट करना पड़ेगा, यानी भारत जितना निर्यात करता है उससे कहीं ज़्यादा वो आयात करेगा, क्योंकि
भारतीय बाजार में अब कपास उपलब्ध नहीं होगा। इसके दो प्रत्यक्ष असर दिखाई दे रहे हैं। पहला तो ये कि भारत में जो गारमेंट इन्फ्लेशन है, कपड़ों की इन्फ्लेशन है, जो पिछले 2 साल से लगातार 8-9% के आसपास बनी हुई है, वो इसके और आगे टिकाऊ होने की संभावना है। जैसे ही आंकड़ा मंडियों में, कपास की मंडियों से फैक्ट्रियों तक और बाजार तक पहुंचा, वैसे ही बाजार में इसका की प्रतिक्रिया दिखाई देने लगी। और दूसरी चीज़ है कि आयात पर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कॉटन की कीमतें बढ़ेंगी जब भारत की तरफ से आयात बढ़ने की खबर जाएगी। इधर केंद्र सरकार ने साल बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी के खर्च का जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, खर्च उससे ज़्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस साल सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर 1,75,000 करोड़ रुपए खर्च का बजट अनुमान लगाया है, लेकिन 6 महीने में ही इसका 64% से ज़्यादा हिस्सा खर्च हो चुका है और संभावनाएं ये हैं कि साल खत्म होने तक फर्टिलाइजर सब्सिडी का खर्च बढ़कर के 2 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। सर, अब फर्टिलाइजर बिल पे जिस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सरकार के बजट पर तो काफ़ी बोझ पड़ने वाला है। फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल बेहाथ हो रहा है। जो आंकड़े जैसे विपुल ने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 60 से 65% के आसपास का हिस्सा अभी निकल चुका है बजट में, जिसका एलोकेशन किया गया है। सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए इस दौरान यह है कि फर्टिलाइजर की शॉर्टेज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल की शॉर्टेज पहले से ही है, उसकी कीमतें काफ़ी ऊपर बनी हुई। हालांकि अगर आप क्वांटिटी में देखें, मात्रा में देखें, तो यूरिया के इंपोर्ट में कमी आई है, लेकिन कीमतें बढ़ने के कारण भारत में फर्टिलाइजर का आयातित मूल्य और ज़्यादा महंगा है। अरब और इजराइल के युद्ध के कारण, हमास और इजराइल युद्ध के कारण पूरी दुनिया में कीमतों में बढ़ोतरी दिख रही है और खासतौर से जो फर्टिलाइजर से जुड़े हुए कच्चे माल हैं उनकी आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। ज़्यादा चिंता इस बात की है कि अगर ये युद्ध स्वेज नहर के लाल सागर और रेड सी के इलाके में फैल गया, जिसका खतरा दिखने लगा है, तो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्गो रूट जो है जिससे कंटेनर और शिप्स जाते हैं वो प्रभावित हो सकता है और इसका असर हमें आपूर्तियों पर दिखाई दे सकता है। और इस साल सरकार इस स्थिति में नहीं है कि फर्टिलाइजर पर सब्सिडी में कटौती कर सके, कीमतों में बढ़ोतरी करे। चुनाव सामने दिख रहे हैं और इसलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल 2 लाख करोड़ भी रुक जाए तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि अगले 1-2 महीनों में स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट होगी और सरकार को फर्टिलाइजर सब्सिडी का बजट और ज़्यादा बढ़ाना पड़ सकता है। तो और ज़्यादा बजट बढ़ाना पड़ सकता है सरकार को। इस बीच देश में वेतन भोगियों की करीब आधी आबादी को कंपनी की तरफ से पेड लीव नहीं दी जाती है। सालाना जारी होने वाली पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट से जानकारी मिली है। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि देश में कुल वेतन भोगियों के 46.8% हिस्से को पेड लीव नहीं मिलती है। राज्यवार आंकड़ों को देखें तो इस लिस्ट में राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थिति सबसे खराब है। राजस्थान में 63% और मध्य प्रदेश में 60% वेतन भोगियों को पेड लीव नहीं मिलती है, जबकि ओडिशा, मिजोरम और गोवा जैसे राज्य इस लिस्ट के अंदर पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। सर, ये जो तमाम आंकड़े हैं, ये भारत के रोजगार बाजार की क्या तस्वीर दिखा रहे हैं? भारत के रोजगार बाजार में जिस तरीके जो बदलाव हमने पिछले 5-6 सालों में देखे, ये उनका नतीजा है। हम एक तरफ ये देख रहे हैं, या सरकार की तरफ से बात दावे के तौर पर कही जा रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, औपचारीकरण हो रहा है, यानी वो कंपनियां जो टैक्स नेट से बाहर थीं वो जीएसटी के दायरे में आकर फॉर्मलाइज हो गई। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है, भारत के रोजगार बाजार का अनौपचारीकरण हो रहा है, इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है। अब धीमे धीमे भारत के अधिकांश रोजगार कॉन्ट्रैक्ट और इनफॉर्मल रोजगारों की श्रेणी में जा रहे हैं, जहां फॉर्मल नौकरियों की रोजगारों की जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। हम आपको अलग अलग कार्यक्रमों में बताते भी रहे हैं कि भारत के प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की संख्या आधी से ज़्यादा हो चुकी है। सरकार के पीएसयूज़ में 40% के आसपास, 45% के आसपास कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनमें भी वेतन भोगियों के 2 वर्ग हो चुके हैं। एक वो वेतन भोगी हैं जिनको उनके कॉन्ट्रैक्ट के साथ पेड लीव, छुट्टियां जैसी सुविधाएं मिलती हैं, और एक वो हैं जिन्हें सिर्फ वेतन मिलता है अपने काम के लिए और उन्हें कोई छुट्टियां नहीं मिलती। भारत के औद्योगिक परिदृश्य में और खासतौर से सर्विसेज सेक्टर में, जहां सबसे ज़्यादा रोजगार बने थे पिछले दिनों में, उसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, टेलीकॉम, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल। इन सेक्टर्स में ये सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ कर्मचारियों को वेतन के साथ वो बेसिक सुविधाएं या पेड लीव जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। और ये रोजगार बाजार के इनफॉर्मलाइजेशन का या अनौपचारीकरण का सबसे बड़ा असर है। तो जब ये सुविधाएं नहीं मिलती तो आप ये भी मान सकते हैं कि बहुत सारी और सुविधाएं जो आमतौर पर एक कर्मचारी को श्रम व्यवस्थाओं के तहत, कानूनों के तहत मिलनी चाहिए, वो भी यहाँ उपलब्ध नहीं होती हैं। इधर ट्रेड रिसर्च संस्था ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI ने मांग की है कि WTO के सदस्य देश
हाल में चल रही ई कॉमर्स नीति पर चर्चा के साथ वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर चर्चा करें। क्रिप्टो को लेकर दुनिया के अधिकतर बड़े देशों में एक समान राय नहीं है। ऐसे में WTO के मंच के इस्तेमाल इस पर एक राय बनाने में किया जा सकता है। सर, क्या क्रिप्टो को लेकर के मान लें कि दुनिया का नज़रिया बदलने लगा है? और दुनिया का नज़रिया बदल रहा है। G20 की बैठक में आपने देखा कि भारत जिसके बैंकर ने, भारत के केंद्रीय बैंकर ने जिसको क्रिप्टो को पोंजी कहा था कि क्रिप्टो में लाखों लोग डूब गए, बर्बाद हो गए, उसी भारत में ने जब G20 की मेजबानी की तो भारत की तरफ से ही क्रिप्टो के मामले में एक सहमति बनाने का, एक कानूनी सहमति बनाने का मसौदा पेश किया गया। धीमे धीमे दुनिया की सरकारें क्रिप्टो को लेकर एक एसेट के तौर पर अपना नज़रिया बदल रही हैं। हालांकि अभी नियम तय नहीं है, अभी दुनिया के अधिकांश देशों ने खुलकर मान्यता नहीं दी है, कारोबार नहीं शुरू किया है। अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सचेंज भी प्रस्तावों पर विचार कर रहा है, लेकिन अब पहली बार WTO के मंच पर इसे ले जाकर वहाँ चर्चा कराने की कोशिश की गई है। WTO में करीब 89 सदस्यों का एक समूह है, सदस्य देशों का एक समूह है जो ई कॉमर्स के तमाम प्रावधानों पर चर्चा कर रहा है, जिसमें टैक्सेशन से जुड़े हुए, टैरिफ से जुड़े हुए, ई कॉमर्स के कस्टम क्लियरेंस के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इनको शामिल करने की कोशिश कर रहा है। इसी में यह कहा गया है कि WTO अब क्रिप्टो के कारोबार को रेगुलराइज करने के लिए, विनियमित करने के लिए एक मसौदे पर विचार करे। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी ये है कि क्रिप्टो को लेकर अभी पारदर्शिता, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, क्रिप्टो के कारोबार की में बहुत सारे और भी सवाल हैं जिनका जवाब कहीं नहीं है। और एक और बड़ी चुनौती है कि पूरी दुनिया का क्रिप्टो वर्ल्ड डिसेंट्रलाइज है, इसलिए इसका कोई अभी रेगुलेटर भी नहीं है जो इस मामले में कोई गारंटी दे सके कि सारी चीज़ें साफ सुथरी हैं। जी, चलिए, तो अभी क्रिप्टो को लेकर के अब देखते हैं आगे चल कर किस तरह की सहमति बनती हुई दिखाई देती है। इधर भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली लगातार जारी है। अक्टूबर के दौरान 30 अक्टूबर तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 22,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा के शेयर बेचे हैं, जो इस साल की दूसरी सबसे बड़ी मासिक बिकवाली है। सर, ये FPI इतनी ज़्यादा बिकवाली क्यों कर रहे हैं? 2 महीने में 35,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशक कर चुके हैं। कारण एक, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स 5% से ऊपर हैं। भारतीय शेयर बाजार का रिटर्न अब औसतन अमेरिका की बॉन्ड यील्ड से कम है। विदेशी निवेशकों को अमेरिका की सॉवरेन क्रेडिट में, अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स में और अमेरिका में जो बॉन्ड मार्केट है उसमें भारत से बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं, और इसलिए वो पैसा मूव होकर भारत से बाहर निकल रहा है। और बड़ी चुनकर, बड़ी स्ट्रेट और कंसिस्टेंट बिकवाली भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों की दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरीके के आकलन उपलब्ध हैं उनमें कोई बड़ी तेज और बहुत अच्छी ग्रोथ की संभावना अभी फिलहाल नहीं है। 6%, 5.5-6% के आसपास की ग्रोथ की संभावना है। जितने घटनाक्रम दुनिया में चल रहे हैं, चाहे वो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने को लेकर हों, महंगाई को लेकर हों, ब्याज दरों को लेकर हों, उनका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक ही होना है, नेगेटिव ही होना है। भारत के भीतर भी महंगाई काफ़ी है, और चुनाव के कारण राजनीतिक रूप से अनिश्चितता और पॉलिसी अनिश्चितता भी से लेकर अगले साल मई जून तक रहनी है। ऐसी परिस्थिति में ना तो वैल्यूएशन FIs के फेवर में है, न पॉलिसी ट्रिगर्स, जिनको हम भाषा में कहें, अगर बाजार की भाषा में कहें कि पॉलिसी ट्रिगर्स या पॉलिसी इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी का इन्वायरमेंट उनके पक्ष में है, और ना ही ओवरऑल जो अर्थव्यवस्था की पिक्चर है, मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर है, वो भी उनके पक्ष में है। और इसलिए विदेशी निवेशकों ने बड़े पैमाने पर, बड़े मात्रा में चुन कर भारत के स्टॉक्स में बिकवाली की और अपने मुनाफे निकाले हैं। लेकिन सर, गिरावट, मुनाफा तो लोग बटोर करके चले जा रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर बाजार में गिरावट उस तरह की देखने को नहीं मिल रही है। निचले से फिर खरीदारी आ जाती है, इसकी क्या वजह मानते हैं? ये दिलचस्प फिनोमेना है भारतीय बाजार का, कि भारतीय बाजार में बड़ा हिस्सा अब आम निवेशकों का, छोटे निवेशकों का है, और इसलिए विदेशी निवेशकों की इतनी बड़ी बिकवाली के बाद भी भारतीय बाजार की डेप्थ के कारण, छोटे निवेशकों के निवेश के कारण बाजार टिका रह गया। नहीं तो अगर आप साउथ ईस्ट एशिया के बाकी बाजारों को देखें तो उनकी स्थिति तो बहुत बुरी है इसमें। लेकिन यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पैसा बाजार में नहीं निकल रहा है, जो बिकवाली आ रही है, ये एक किस्म की कंपल्सिव बाइंग जैसी है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके पास SIP का पैसा, SIP रिन्यू होकर हर महीने पहुंच रहा है, उन्हें तो स्टॉक्स खरीदने ही हैं, वो नहीं तो उनके पास कैश होल्डिंग एक सीमा से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो किसी भी लेवल पर पहुंच रहे हों, बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। और इसलिए भारतीय बाजार विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बाद भी ना तो उतना तेज़ी से गिरा है, उस तरीके का क्रैश आया है, और बाजार फिर भी काफ़ी वाइब्रेंट है। बाजार में एक्टिविटीज़ काफ़ी, जैसे आज भी अगर आप बाजार की गतिविधियां देखें तो थोड़ी बढ़ोतरी हुई, रेंज में ट्रेड कर रहा है, पर
दो युद्ध होने के बाद, विदेशी निवेशकों की बिकवाली होने के बाद, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स ऊपर होने के बाद भी भारतीय शेयर बाजार में कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आया, बहुत बड़ी गिरावट फिलहाल नहीं आई। और इसकी वजह यह है कि वो जो छोटे निवेशक हैं जिनका पैसा लगातार बाजार में पहुंच रहा है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है सर कि क्या आगे गिरावट आएगी और क्या घरेलू जो निवेशक हैं जो बाजार को थाम रहे हैं, क्या वो भी बेचना शुरू करेंगे? इन निवेशकों के लिए विपुल बड़ा मुश्किल है कि ये निवेशक निकाल कर पैसा लेकर जाएंगे कहाँ, या तो रिडम्पशन शुरू हो या लोग अपना पैसा रिडीम करना शुरू करें। तो भी एसआईपी का मार्केट छोटा है, बाजार में लोगों ने पैसा लगा रखा है, रिडम्पशंस तो आ नहीं रहे हैं। उन्हें अपने एनएवी गिरते जरूर दिखाई देंगे, उसका असर उनके को साइकोलॉजिकली हो सकता है कि वो बाजार से थोड़ा पैसा निकालने की कोशिश करें। लेकिन छोटे निवेशकों का जो फ्लो है वो फ्लो काफ़ी कंसिस्टेंट है, वो काफ़ी नियमित है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भारत की में काफ़ी बड़ा हिस्सा लेने लगी है स्टॉक मार्केट में। हालांकि भारतीय बचतों में भी उनका हिस्सा केवल 6% है, पर एयूएम के हिसाब से, एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से काफ़ी बड़ी एसेट्स उनके पास मैनेजमेंट में है। तो इसलिए भारत के म्यूचुअल फंड और निवेशक तो बाजार में बने ही रहेंगे नियमित रूप से। तो यह है कि बाजार में कोई बड़ी तेजी नहीं आएगी, लेकिन ये बाजार में निचले स्तरों से खरीदारी करते ही रहेंगे, क्योंकि उनके खाते में तो पानी लगातार नल से गिर ही रहा है। आपका एसआईपी का पैसा म्यूचुअल फंड के खाते में पहुंचता है और म्यूचुअल फंड को हर महीने उतनी खरीदारी तो करनी ही होती है, उतना पैसा उनके पास रखा हुआ है। चलिए, लेकिन इस बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को घटा दिया है। इस साल जून तिमाही में अदानी ग्रुप की कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की कुल हिस्सेदारी 23% से ज़्यादा हुआ करती थी, जो सितंबर तिमाही में घट करके 18% रह गई है। एफपीआई ने सितंबर तिमाही के दौरान अदानी ग्रुप की 8 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। और अदानी सर का हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तो मुझे याद है आपने उस समय चिताया था कि ये मामला काफ़ी लंबा होने वाला है, और इतना लंबा अरसा गुजर गया लेकिन अदानी समूह उससे उबर नहीं पाया है। ये क्यों बेच रहे हैं सर विदेशी निवेशक? विदेशी निवेशकों को अडानी समूह के भीतर ही दिखाई दे रहा है कि अडानी समूह की सिर्फ एक कंपनी अडानी पावर को छोड़ दें, क्योंकि अडानी पावर के पास सबसे ज़्यादा एसेट्स हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम्स स्पष्ट हैं, बिजली के आपूर्ति के कॉन्ट्रैक्ट और पीपीए हैं। इन्हें छोड़कर अडानी समूह से जुड़े विवादों के कारण विदेशी निवेशकों को इनमें बेहतर संभावना नहीं दिखाई दे रही है। और अभी बहुत सारे विवाद हम लगातार आपको बता रहे हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री अलग जांच कर रही है, सेबी ने अलग जांच शुरू कर दी है, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट अभी खुलना बाकी है। और इसलिए भारतीय निवेशक तो थोड़ा बहुत इसमें बने हुए हैं, जो स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स हैं, जो डेली ट्रेडर्स हैं, उसमें ट्रेड कर रहे हैं। पर एक तरफ से सारी कंपनियों में, अगर आप अडानी समूह की सारी कंपनियों में देखें, विदेशी निवेशकों ने इससे किनारा किया। उसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का एक बड़ा असर है। एसीसी से, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन से, इवन अडानी इंटरप्राइजेज जो फ्लैगशिप कंपनी है 4.82% के आसपास की हिस्सेदारी कम हुई है। अडानी ग्रीन से, अडानी पोर्ट से, अडानी टोटल गैस से, वेलमर से, अंबुजा से थोड़ा बहुत हमें मामूली एक्टिविटी एनडीटीवी में दिखाई दी, पर वो नेग्लिजिबल है। केवल अडानी पावर एक ऐसी कंपनी है जिसमें विदेशी निवेशक अभी भी अपना निवेश बढ़ाए हुए हैं या उसको खरीद रहे हैं। ठीक। और बाकी अगर आप अडानी समूह के किसी शेयर में आपके का भी निवेश है, या शेयर बाजार में जो एफपीआईज निकल रहे हैं उसका असर बाजार में क्या होगा, ये समझना चाह रहे हैं, तो हर रोज़ दोपहर 1 बजे हमारे खास शो हेलो मनी 9 में आप हमारे साथ जुड़ जाइए। 1 से 2 के बीच में शेयर बाजार से जुड़ी आपकी तमाम जो गुत्थी है वो सुलझाने की कोशिश हम करते हैं। तमाम बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं जो कि आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इधर टाटा मोटर्स ने सोमवार को बताया कि पश्चिम बंगाल के सिंगूर प्लांट में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उसे 766 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। मध्यस्थता कोर्ट ने सोमवार को टाटा मोटर्स के हक में फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को मुआवजा देने का आदेश दिया है। टाटा मोटर्स को भूमि विवाद होने से अक्टूबर 2008 में अपने संयंत्र को पश्चिम बंगाल के सिंगूर से हस्तांतरित करके गुजरात के साड़न ले जाना पड़ा था, और उस समय तक टाटा मोटर्स सिंगूर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश कर चुकी थी। सर, इस फैसले में और क्या कुछ कहा गया है? ये बड़ा फैसला है और ये अपने आप में एक किस्म का प्रेसिडेंट नज़ीर बनने वाला फैसला है। आपको टाटा का सिंगूर का विवाद याद होगा 1000 एकड़ के आसपास की लैंड पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने टाटा को अपने सिंगूर में प्लांट लगाने के लिए दी थी, जहां नैनो कार बनाई जानी थी। हालांकि नैनो टाटा का प्रयोग बहुत सफल नहीं हुआ, पर सिंगूर में उस संयंत्र को लगाने के बाद वहाँ विरोध हुआ किसानों ने, और जैसा जो राजनीतिक रूप से दबाव बना और अंततः टाटा को सिंगूर से वापस जाना पड़ा। इसके बाद टाटा समूह और वेस्ट बंगाल सरकार, जिसकी ये बॉडी है वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके साथ एक विवाद शुरू हुआ जिसमें टाटा ने मुआवजा मांगा, हर्जाना मांगा 1000 करोड़ का, जिसमें 766 करोड़ रुपए का अवार्ड टाटा समूह के पक्ष में आया है। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है। स्वाभाविक सी बात है कि शायद वेस्ट बंगाल सरकार या WIDC का इस फैसले को चुनौती देगी, ऊपर की अदालत में अगर चुनौती नहीं देगी तो इसका ये भुगतान टाटा समूह को उन्हें करना होगा।
लेकिन इस फैसले से भारत में अन्य जगहों पर भी औद्योगिक परिदृश्य पर काफ़ी असर पड़ेगा। जहां राज्य सरकारें पहले बुलाती हैं निवेश के लिए कंपनियों को, उनका निवेश कराती हैं और उसके बाद राजनीतिक रूप से उनका विरोध होता है और उसे हटाया जाता है। और ये समस्या प्रत्येक राजनीतिक दल के साथ है। जो राजनीतिक दल विपक्ष में होता है वो इस तरीके के निवेशों का विरोध करता है और जो सत्ता पक्ष में होता है वो इस तरीके के निवेश लाने की कोशिश करता है। इस अवार्ड से कम ये असर तो दिखेगा कि राज्य सरकारें या जो भी सत्तारूढ़ दल हैं और विपक्ष हैं वो निवेश की गंभीरता को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो टाटा समूह को करीब 765.78 करोड़ रुपए की रिकवरी का आदेश मिला है, जो रिकवरी सरकार से करेगा और उसे और 11% की ब्याज भी मिलेगा ना टाटा समूह को इस पूरे विवाद में। तो अपने आप में बड़ा फैसला है, निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए एक नज़ीर बनता हुआ दिखाई देगा ये फैसला। इधर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने मंगलवार को सितंबर तिमाही के दौरान दुनिया भर में सोने की मांग और सप्लाई को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक सितंबर तिमाही के दौरान दुनिया भर में सोने की मांग में 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और कुल डिमांड 1267 टन रही। रिपोर्ट में कहा गया कि सितंबर तिमाही के दौरान भारत में ज्वेलरी के लिए सोने की खपत 6% बढ़ी है और निवेश के लिए सोने की मांग में 20% का उछाल दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सितंबर तिमाही के दौरान दुनिया भर में खदानों से 971 टन सोने की सप्लाई हुई है, जो तीसरी तिमाही में खदानों से सप्लाई का रिकॉर्ड है। इस दौरान रिसाइकिल सोने की सप्लाई भी 8% बढ़कर 279 टन दर्ज की गई है। सर, ये तमाम संकेत जो दिखाई दे रहे हैं वो गोल्ड के बाजार को लेकर क्या संकेत दे रहे हैं? गोल्ड के बाजार को दो तरह से देखना जरूरी है और हम लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में आपसे गोल्ड के मार्केट पर और गोल्ड के आउटलुक पर चर्चा करते रहे। पहली चीज तो कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की मांग ये बता रही है कि पूरी दुनिया में सोने की मांग बढ़ी है और जो लगातार हमने दो युद्ध, पहला युद्ध रूस यूक्रेन का और दूसरा युद्ध भी देखा और इसके बाद $2000 पर आउंस के आसपास सोने की कीमत पहुंच गई। तो एक तो सोने के बाजार में में सबसे बड़े खिलाड़ी बैंकर्स हो गए हैं, सेंट्रल बैंक हो गए हैं, जिन्होंने ह्यूज परचेज की है। इस पर हम विस्तार से इकोनॉमिका में चर्चा भी कर चुके हैं। उनकी खरीदारी के कारण माइनिंग एक्टिविटीज़ भी बढ़ी हैं। जो भी उपलब्ध है सोना वो माइनिंग के साथ बाहर निकल रहा है और इसके साथ बैंक बड़े पैमाने पर खरीदारी कर रहे हैं और उन्होंने बाजार में कीमतें ऊंची रखने के इस पूरे अभियान को मदद देना शुरू किया है, क्योंकि इससे उनके पास जो रिजर्व्स हैं, जिन रिजर्व्स में उन्होंने गोल्ड रखा उसके वैल्यूएशन बेहतर होते हैं और अगर उन्हें आने वाले समय में करेंसी ट्रेड में नुकसान होता है तो उस वैल्यूएशन की रिकवरी वो कम से कम इसके जरिए कर सकते हैं। तो WGC की ये रिपोर्ट इस चर्चा को जो हमने अपने इकोनॉमिक में की थी उसकी पुष्टि करती है कि ये परिस्थिति बनती दिखाई दे रही। दूसरी चीज़, भारत के संदर्भ में भारत में करीब गोल्ड की जो मांग है वो 10% के आसपास बढ़ी तीसरे क्वार्टर में, साल की तीसरी तिमाही में। लेकिन अब यहाँ से भारतीय बाजार में गोल्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट और बहुत दिलचस्प मुकाबला शुरू हो रहा है, क्योंकि गोल्ड की कीमतें लगातार ऊपर हैं और भारत में गोल्ड बाइंग का सबसे महत्वपूर्ण सीजन भी शुरू हो रहा है धनतेरस के साथ और अभी से लेकर और बिजी सीजन में। तो अब ये देखना होगा कि इस तिमाही में भारत में सोने की महंगाई के बावजूद सोने की खरीद कितनी हुई, क्योंकि भारत का बाजार सोने के लिए बड़ा तो बाजार है पर सोने के प्राइसेस को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है और सोना इस समय ऊंचा है और महंगा रहेगा। तो कुल लबोलुआब ये कि अगले 5-6 महीने 7 महीने तक WGC की रिपोर्ट के भीतर जाकर आपको ये दिखाई देगा कि सोने में अगर आपका निवेश है या सोने में आप निवेश करते हैं प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से ETF से, तो आप नुकसान में नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में, सब बैंकरों की खरीद हो या बाजार में ज्वेलरी की डिमांड हो, दोनों तरह से सोने की कीमतें ऊपर रहेंगी। दुर्भाग्य से कहिए कि दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जिस तरीके की बनी हुई हैं सुरक्षा की दृष्टि से अरब खाड़ी के क्षेत्र में या ईस्टर्न यूरोप के हिस्सों में, वो सारी परिस्थितियां सोने की चमक को बढ़ाने में मदद करेंगी। तो सोने में चमक बरकरार रहेगी, कितनी चमक रहेगी, क्या कुछ लक्ष्य निकल के आ रहे हैं, इसके लिए हमारा खास शो जो है आज 1 तारीख है में वो सोने में निवेश को लेकर के हमने बड़ी डिटेल में चर्चा की है और अजय केडिया जी की क्या कुछ सलाह है वो तमाम डेटा आपको वहाँ पर मिल सकता है। तो वो 1 तारीख को आप देखना मत भूलिएगा। और अब रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। भारतीयों के आधार के डेटा की जानकारी चोरी होने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक डार्क वेब पर करीब 81.5 करोड़ भारतीयों का डेटा उपलब्ध है। आधार के अलावा पासपोर्ट, फ़ोन नंबर तथा मौजूदा और अस्थायी पता भी बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डार्क वेब पर भारतीयों से जुड़ा वो डेटा उपलब्ध है जिसे कोरोना टेस्टिंग के दौरान ICMR ने जुटाया था। डार्क वेब पर उपलब्ध डेटा को भारतीयों की सबसे बड़ी डेटा चोरी
बताया जा रहा है। सर, ये कितना सेंसिटिव मामला है जो डेटा चोरी हुआ? बहुत बड़ी डेटा चोरी है विपुल। 81 करोड़ भारतीयों का, ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा आबादी का, लगभग आधी आबादी का डेटा भारत की उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशंस डार्क वेब पर उपलब्ध हैं। ये अमेरिका की जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है जिसको रिसिक्योरिटी कहते हैं, उसने कहा है। और इसमें सूचनाएं कौन सी हैं? इसमें सूचनाएं उनके फ़ोन नंबर्स हैं, उनके एड्रेसेस हैं, उनके आधार नंबर, उनके पासपोर्ट की डिटेल भी हैं। और इसे एक हैकिंग समूह ने इसको अंजाम दिया और वो हैक करके ये डेटा इस पर डाला गया है। ये शायद हाल फिलहाल के दिनों में भारत के लोगों की निजी सूचनाओं की सबसे बड़ी हैकिंग के तौर पर सामने आया और निकल कर सामने आया। और बेहद खतरनाक, और ये बताता है कि भारत की इसमें निजता और सरकारी सूचनाएं सरकार के पास तो लगभग सुरक्षित नहीं ही हैं। सरकार अपने सिस्टम्स की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। और ये बड़ा, अभी तक छोटे मोटे मामले तो सामने आते थे, पर जिस तरीके की रिपोर्ट्स हिसाब से ये बहुत बड़ी डेटा लीक है जो निजी जानकारी बाहर गई है। जी सर, ये सबसे बड़ा सवाल तो अब यहाँ पर ये कि आखिर में डेटा लीक हुआ कैसे, कहाँ से लीक हुआ? ये माना जा रहा है कि कोई एक हैकर कंपनी थी, जिस हैकर, कोई एक हैकर है जिसका नाम, अजीब हैकर्स के नाम होते हैं, PW100001, जिसने इसको भारत के आधार के सिस्टम में हैक करके इस डेटा को निकाला और इस डेटा को डार्क वेब पर सेल के लिए डाल दिया। ये लगभग वैसी ही परिस्थिति है जैसा कि हमने अभी कुछ महीने पहले देखा था, जब ICMR के साइट से कोविड से रिलेटेड लोगों के डेटा का एक बड़ा हिस्सा चोरी होकर गया था। मोडस ऑपरेंडी या काम करने का तरीका बिल्कुल वही है। क्योंकि भारत में आधार के सिस्टम, जिस पर भारत इतना भरोसा करता है, जिसमें इतनी सूचनाएं रखी जाती, उसकी साइबर सुरक्षा बुरी तरह कमज़ोर है। और इसलिए जो चाहता है वो उस साइबर सुरक्षा को में सेंध लगा लेता है। सरकार भी आज इस पर थोड़ी बेचैन और परेशान दिखी। सरकार की तरफ से भी बयान दिए गए कि नहीं, इस मामले की जांच और पड़ताल की जा रही है। पर मुद्दा यह है कि भारत में पिछले 2 साल 3 साल के अंदर हम जितना डिजिटाइजेशन करते जा रहे हैं, अपने लोगों की निजता के लिए उतना ही ज़्यादा खतरा बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्योंकि हमें जितनी डिजिटल सेवाओं की तरफ प्रेरित किया जा रहा है, मोबाइल से ट्रांजेक्शन्स करने के लिए कहा जा रहा है, आधार को हर जगह बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जा रहा है कि आधार आपका बाय डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी या का प्रूफ है, वो प्रूफ उतनी कोशिश इन सूचनाओं को सुरक्षित करने के लिए हैकर से साइबर सिक्योरिटी के लिए नहीं की जा रही। और उसका नतीजा है कि भारतीयों की निजता पूरी तरह दुनिया में एक्सपोज्ड है, सबके सामने डार्क वेब पे दिखाई दे रही है। सर, लेकिन ये बार बार जो हमारा सरकारी सिस्टम है उसको लेकर के सवाल क्यों उठ रहे हैं, जिस तरीके से निजी डेटा जो है हम देख रहे हैं लीक हो रहे हैं? अभी तक तो हमने विपुल कोई बड़ी जांच भी इस पूरे मामले पर नहीं देखी। आप अगर डेटा लीक के पिछले 3-4 बड़े इंसिडेंट देखें, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो या आधार से रिलेटेड हो या अलग अलग सरकार के और विभागों से, बैंकों से डेटा की लीक का, समग्र रूप से भारत में साइबर सिक्योरिटी को लेकर सरकार की तरफ से किसी बड़ी जांच की, पड़ताल की, पूछताछ की, जानकारी की, किन सर्वर से चोरी हुआ। आधार का डेटा तो बहुत लोगों के पास है, सरकार की सेंट्रल डिपॉजिटरी से गया है, किसी दूसरी डिपॉजिटरी से निकल कर आया, इस मामले में कोई जांच भी नहीं। ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके बाद धीमे धीमे उन्हें दाएं बाएं करके उन्हें किनारे कर दिया जाता। पर बेहद खतरनाक है कि हम भारत में डेटा की सिक्योरिटी को लेकर सरकार के पास भी अपने डेटा को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। इधर वर्ल्ड बैंक ने कमोडिटी मार्केट को लेकर के जारी की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से वैश्विक कमोडिटी बाजार को दोहरा झटका लग सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि युद्ध की वजह से अभी तक ग्लोबल कमोडिटी बाजार पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा है और युद्ध शुरू होने से लेकर अब कच्चे तेल की कीमतों में करीब 6% की बढ़ोतरी ही हुई है। लेकिन हालात ज़्यादा बिगड़े और 2003 में इराक युद्ध जैसे हालात बने तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की रोजाना सप्लाई 50 लाख बैरल तक घट सकती है और कच्चे तेल का भाव $121 तक जा सकता है। और हालात अगर 1970 के अरब आयात ऑयल एम्बार्गो जैसे बने तो रोजाना सप्लाई में 80 लाख बैरल की कमी हो सकती है और भाव $157 पर बैरल तक पहुंच सकता है। सर, इजराइल और हमास के युद्ध को अगर ध्यान में रखते हुए अब क्या तस्वीर आपको दिखाई दे रही है कच्चे तेल की? कच्चे तेल के बाजार को लेकर वार प्रीमियम पहले से बना हुआ है, लेकिन विश्व बैंक की इस आशंका को या विश्व बैंक की संभावना को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। और विश्व बैंक ने इसमें 2 सिनेरियो दिए। एक सिनेरियो दिया है गल्फ वार का 90s का और एक सिनेरियो दिया है 70 के ऑयल एम्बार्गो का, जब अरब देशों ने इजराइल युद्ध के कारण अमेरिका को तेल बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। अभी यहाँ देखना दिलचस्प है कि तेल के बाजार में कुछ दिलचस्प घटनाक्रम हो रहे हैं। तेल के बाजार में
तेजी की दृष्टि से, तेल के बाजार में कीमतों की बढ़ोतरी की दृष्टि से जो सबसे ताज़ा घटनाक्रम आज हुआ वो ईरान की प्रतिक्रिया थी। ईरान ने संतुलित रूप से प्रतिक्रिया दी। हालांकि ईरान और कुवैत दोनों ने इसराइल के हमले का विरोध किया, इसराइल के हमले की आलोचना की, पर ईरान की तरफ से खुलकर इस युद्ध में दखल देने की बात नहीं कही गई। कुवैत की तरफ से भी बात नहीं की गई। ये बात दिलचस्प है कि अभी अरब देश इसराइल को तेल बेचना बंद नहीं कर रहे हैं। कम से कम इसराइल को तो बंद नहीं किया है, दुनिया को तो छोड़ दीजिए, इसराइल को भी अरब देशों का तेल बराबर जा रहा है। इसराइल अपनी भी तेल की ज़रूरतों के लिए तो उन्हीं अरब देशों की सप्लाई पर निर्भर है जहाँ से आता है। तो यानी इसराइल को अभी भी अरब का तेल मिल रहा है। तो तेल की आपूर्ति को लेकर या रोकने को लेकर अरब देशों की तरफ से किसी ने कुछ नहीं कहा है। उसकी वजह यह है कि सऊदी, कतर और अमीरात, इन देशों ने हाल फिलहाल में अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से बढ़ाकर आगे ले जाकर काफ़ी निवेश किया है, दुनिया से निवेशकों को आमंत्रित किया है। तो वो किसी तरीके का ओपन ऑयल वार शुरू नहीं करना चाहते इस एरिया में, जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर, उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़े। और इसलिए तेल की कीमतों को लेकर अभी ओपेक की तरफ से इस पूरे मामले में स्पष्ट रूप से कोई बयान नहीं आया। लेकिन इसमें एक दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट या वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन हमें बता रहा है कि अगर ये वार एस्केलेट होता है और इसमें कोई एक और तीसरा देश प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से युद्ध में शामिल होता है, जिसमें ईरान को लेकर काफ़ी चिंता है, अगर कोई ऐसा देश इसमें शामिल होता है और ये बात और ज़्यादा एस्केलेट होता, आज थोड़ी हमने गतिविधियां देखी कि इस पूरे विवाद में जॉर्डन की साइड से भी बढ़ोतरी शुरू हुई और जॉर्डन से भी हमले शुरू हुए। अगर ऐसा होता है तो फिर कच्चे तेल की कीमत में रिकॉर्ड तेजी आ सकती है। और $147 पर बैरल का आखिरी सबसे ऊंचा स्तर था विपुल 2008 में, जब कच्चे तेल ने $147 पर बैरल का लेवल छुआ था। वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है वो थोड़ा डरावना है, वो कह रहा है कि $150 तक कच्चे तेल की कीमत जा चुकी है। हालांकि $100 तो हम लोग अभी हाल फिलहाल में सामने देख ही चुके हैं। और अगर वाकई में कीमतें यहाँ तक पहुँचती हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती आती हुई दिखाई देगी। इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद एआई पर सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर के नए मानक तय किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुरक्षा को लेकर किसी भी सरकार के द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण ये कार्रवाई है। सर, अमेरिका में इस मामले में इतनी तेजी क्यों दिखाई? दर्शकों को याद होगा, हम लोगों ने विस्तार से एक इकोनॉमिकम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये होने वाला, इस पर चर्चा की थी। और अमेरिका में कितना पैनिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, ये हमने विस्तार से उसमें बताया था कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच व्हाइट हाउस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों को बुलाकर उनसे गहरी पूछताछ की। अमेरिकी कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया। यह कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियां कुछ ऐसा कर सकती हैं जो बेहद खतरनाक है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक लंबी चिट्ठी लिखी जिन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भीतर क्या हो रहा है। उस इकोनॉमिकम का लिंक हम आपको दे देंगे ताकि आप समझ सकें इस खबर का संदर्भ कि अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया में सबसे आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको भविष्य की संभावना माना जा रहा है, उस पर इतनी सख्त कार्रवाई क्यों करनी पड़ी। यह अभी तक का सबसे सख्त फैसला है, सबसे सख्त कानून है जो अमेरिका लागू करने जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कई सारे असंख्य कानून और व्यवस्थाएं शामिल हैं। किसी एक उद्योग पर, इतने संगठित रूप से उभरते हुए उद्योग पर इतने संगठित रूप से नियमों की पाबंदी नहीं लगाई गई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया डरती क्यों है, क्यों इतना डरे हुए हैं बाइडेन या दुनिया के प्रमुख लोग, इसे जानने के लिए वो इकोनॉमिकम जरूर देखिए जिसका लिंक यहाँ नीचे उपलब्ध है। पर डर सबसे बड़ा यह है कि कुछ ऐसा हो रहा है लेबोरेटरीज के भीतर जो सरकारों और एजेंसियों की भी समझ में नहीं आ रहा है और उन्हें लग रहा है कि चीज़ें बेहद विकट स्थिति में पहुँच सकती हैं, तो उससे पहले इसे रोक दिया जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोगशालाओं पर अब शायद इसके बाद पड़ताल होगी, जाँच होगी और उन्हें ये बताना पड़ेगा सरकारों को कि वो क्या रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च से वो क्या हासिल करना चाहते हैं। और कल सर ऋषि सुनक साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो इसका मतलब दुनिया भर में एक माहौल बन रहा है इसको लेकर के सख्त। अमेरिका ने लीड कर दिया, यूरोप में यूरोपियन समुदाय अलग से इस मामले के कानून पर काम कर रहा था, तो अमेरिका ने जल्दी कानून बना लिया, काफ़ी तेजी से आगे बढ़कर कानून बनाया। यूके में और बाकी दुनिया के देशों में भी इस पर कानून बन रहा है। भारत में तो अभी हमने जो नया डेटा बिल आया देखा भारत का, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन को लेकर कोई अभी तैयारी होती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इस एक तकनीक ने पूरी दुनिया में पिछले 2 साल के भीतर, 2.5 साल के भीतर बहुत कुछ बदल दिया, काफ़ी कुछ उलटफेर हमें सामने दिखाई दे रहा है। इधर अमेरिका में हड़ताल कर रहे यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स के नेताओं ने वाहन निर्माता
फोर्ड के साथ एक अस्थायी समझौते को मंजूरी दे दी है। समझौते में अस्थायी कर्मचारियों के लिए कम से कम 30% वेतन बढ़ोतरी शामिल है। वहीं अस्थायी कर्मचारियों का वेतन 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगा। अस्थायी कर्मचारियों की वेतन दर 2028 तक 30% से ज़्यादा बढ़कर $42.60 प्रति घंटा हो सकती है। हालांकि जनरल मोटर्स में बिना किसी डील के ये सौदेबाजी जो है वो जलती हुई दिखाई दे रही है। असर क्या समझौता हुआ कंपनी और वर्कर्स के बीच? अमेरिका की सबसे बड़ी और हाल फिलहाल के दशकों की सबसे लंबी हड़ताल अब खत्म होने के करीब है। अंततः यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स जो बहुत ही ताकतवर ऑटो यूनियन है अमेरिका की, उसने वहाँ की इंडस्ट्री को ऑटो इंडस्ट्री को झुका लिया, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जनरल मोटर्स को तो झुका ही लिया, जो सबसे बड़ी कंपनी है अमेरिका की। राजनीतिक रूप से ये हड़ताल काफ़ी सक्रिय सुर्खियों में थी, क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिशिगन में पिकेट लाइन पर जाकर हड़तालियों का समर्थन किया था। कोई पदस्थ राष्ट्रपति हाल फिलहाल के दशकों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हड़तालियों का समर्थन करने के लिए पिकेट लाइन पर पहुंचा हो। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन नेता भी इस हड़ताल का समर्थन करने पहुंचे थे। अंततः ऐसा लगता है ऑटो कंपनियों को झुकना पड़ा है। एक कंपनी का संकेत मिल रहा है जनरल मोटर्स का, लेकिन अभी 2 और कंपनियां हैं फोर्ड और स्टेलेंटिस। इन दोनों कंपनियों के प्रबंधन की तरफ से संकेत नहीं आया, पर यह माना जा रहा है कि यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स ने अंततः अपनी मांगों पर कंपनियों को झुका लिया है। चलिए, अब बहुत सारी खबरें हैं और समय थोड़ा कम है, तो फटाफट नजरों पर नजर डालते हैं, खबरों पर नजर डालते हैं झटपट में। सुस्त ग्रामीण मांग की वजह से दिग्गज एफएमसीजी कंपनी मैरिको की सितंबर तिमाही में बिक्री और मुनाफा अनुमान से कम रहे हैं। सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 17.3% बढ़कर 353 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जबकि बाजार 357 करोड़ रुपए का अनुमान लगा रहा था। मानसून के बिगड़े संतुलन की वजह से देश में खरीफ फसलों का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिस वजह से एफएमसीजी कंपनियों की ग्रामीण बिक्री पर असर देखने को मिल रहा है। दुनिया की दिग्गज इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन ने भारत के हेल्थ केयर बाजार में बड़ी एंट्री ली है। ब्लैकस्टोन ने घोषणा की है कि वो हैदराबाद की अस्पताल चेन केयर हॉस्पिटल में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। ये डील करीब $1 अरब में होगी। देश के 11 शहरों में केयर हॉस्पिटल के 23 अस्पताल शामिल हैं। टाटा के स्वामित्व वाली विमानन कंपनी एयर इंडिया ने वित्त वर्ष 2023 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। कंपनी ने इस दौरान 11,381 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है, जो कि बीते वर्ष 2022 की तुलना में 18.6% ज़्यादा है। वित्त वर्ष 2022 में कंपनी को 9,591 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। हालांकि वित्त वर्ष 2023 में परिचालन से राजस्व दोगुना होकर 31,377 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में ये आंकड़ा 16,763 करोड़ रुपए था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का वैल्यूएशन लुढ़ककर $19 अरब हो गया है। एलन मस्क ने पिछले साल इसको करीब $44 अरब में खरीदा था। एक्स का मूल्यांकन अब 55% कम हो चुका है। कंपनी ने कहा कि कर्मचारियों को अभी भी पिछले प्रबंधन के तहत दिए गए किसी भी बकाया शेयर के लिए $54.20 $54.20 की नकद राशि का भुगतान किया जाएगा। सर, ये कुछ खबरें थी झटपट में, आप किसी पर टिप्पणी करें? अब एक्स के बारे में देखना, एलन मस्क की अगुवाई में जो भूतपूर्व ट्विटर और वर्तमान एक्स, इसका भविष्य देखना थोड़ा दिलचस्प है। ये काफ़ी कुछ मुश्किल के करीब बढ़ती हुई दिखाई दे रही। बीच बीच में भी ऐसी खबरें आई थी कि एक्स को बैंकरप्ट होना पड़ सकता है, बल्कि एक बार तो एलन मस्क के हवाले से कहा गया कि उन्होंने कहा कि वो कंपनी को बैंकरप्सी उसमें ले जा सकते हैं। वैल्यूएशन 44 से घटकर 19 बिलियन रह गया है। बाजार सिकुड़ रहा है, प्रतिस्पर्धा और जगह से आ रही है। जिन जिन नई नई चीज़ों को वो लॉन्च करने की कोशिश की गई, उनसे बड़े रेवेन्यूज़ आते नहीं दिखाई दिए। अभी आखिरी कोशिश वीडियो कॉल्स के मामले में भी की जा रही है, जहाँ एक्स को अब एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के साथ एक चैट प्लेटफॉर्म में भी बदलने की तैयारी की जा रही। ये सारी कोशिशों के बावजूद एलन मस्क एक्स को रिवाइव करने का इसे खड़ा करने का और इसे रेवेन्यू लाने की जो का चमत्कार है वो नहीं कर पाए। और इस बीच पूरी दुनिया में एक्स को लेकर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर नए नियम आ रहे हैं। अगला एक 6-7 महीने का समय एक्स के लिए खासा संवेदनशील होने वाला है कि कंपनी किस दिशा में जाएगी। जी अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े और तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल मनी सेंट्रल को हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए। आपकी जेब से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें आपको यहाँ पर लगातार मिलती रहेंगी। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे शोज़ ऐसे हैं जो सिर्फ ऐप पर ही उपलब्ध हैं। तो बने रहिए मनी 9 के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।